परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी भी अछूती नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 25 से अधिक मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि फॉर्मूला आगे भी अपनाया जा सकता है। हालांकि ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि मंत्रियों, सांसद और विधायक के रिश्तेदारों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर कर्नाटक में भी पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे, लेकिन भरपाई रिश्तेदारों को टिकट देकर की। हालांकि ये फैसला बीजेपी की परिवारवाद पर राजनीतिक लाइन से विपरीत रहा। कर्नाटक में पार्टी ने 25 से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के करीबी रिश्तेदारों को टिकट देकर दक्षिण का एकमात्र किला बचाने की चाल चली है। हालांकि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में मची भगदड़ ने आला कमान को भी चिंता में डाल दिया। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने आखिरकार मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के जीतने में सक्षम करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिया। सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या 7 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिग्गज नेता बेटे, बेटियों या करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिलवा पाएंगे? बीजेपी के दिग्गज नेताओं का परिवार राजनीतिक लाइन बड़ी करने में लगा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में बेटे आकाश विजयवर्गीय को राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। पार्टी ने पिता और पुत्र में से किसी एक को टिकट देने की शर्त रखी थी। अब 2023 के चुनाव मैदान में उतरने का कयास लगाया जा रहा है। उनमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का आता है। कार्तिकेय पिता के विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनके सुसाइड नोट वाले बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके बच्चों ने किसी भी स्थिति में आत्महत्या की है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक अंग्रेजी प्रोफेसर की बेटी आत्महत्या कर लेती है और फिर जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिलती है तो वह उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर बहुत नाराज हुए। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम पर निशान साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अवसाद और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की, जिसमें से एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष से कम उम्र का था। यह देश के लिए एक त्रासदी है, ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करे पीएम मोदी। प्रियंका ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा, प्रधानमंत्री और उनके मजाक पर दिल खोलकर हंसने वालों को इस असंवेदनशील, रुग्ण तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। आखिर इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से क्या पूछा, आइए जानते हैं। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता के केस में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई है कि नहीं। सीबीआई ने सिसोदिया को षड्यंत्रकारी बताया है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या जांच पूरी हुई है या नहीं। सीबीआई ने कहा कि पूरी हो गई है। बता दें कि सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल को ही राउत एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था। ये पहली बार था कि जब किसी चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद किया गया। कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई तक तारीख तय की थी। इसके अलावा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 अप्रैल को आदेश सुना सकती है।
कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जिससे तरक्की कर रहा है और दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले करीब 5 दशकों में अब तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। हर बार नक्सली सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। नक्सलवाद का ताजा मामला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा का है, जहां डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक गाड़ी को नक्सलियों ने IED ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस घातक हमले में ड्राइवर समेत 10 जवानों की मौत हो गई। बात करें आखिर ये नक्सलवाद शुरू कहां से हुआ, इसकी तो नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कानू सान्याल और चारू माजुमदार के सरकार के खिलाफ 1967 में एक मुहिम छिड़ी थी। नक्सलवादी से उठी चिंगारी देखते ही देखते बारूद की तरह भारत के कई हिस्सों में फैलती गई। यह चिंगारी अब आग बन चुकी थी। कम्युनिस्टों ने लोगों जुटाना शुरू कर दिया था। इनका टारगेट वो लोग होते थे जो गरीबों और किसानों को प्रताड़ित करते थे। इनमें उनके सबसे बड़े दुश्मन जमींदार थे। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के अन्य राज्यों में इस आंदोलन का असर देखने को मिला और हथियार उठाए लोग सरकार के सामने खुलकर बगावत करने लगे। सरकार के समांतर इनकी अपनी सरकार चलने लगी। नक्सलवाद का ये आंदोलन 70 के दशक में काफी ज्यादा फैल गया। इनसे जुड़े संगठनों ने 1969 में CPI का गठन किया, जिसके महासचिव चारू माजुमदार थे। इसके बाद माजुमदार के बनाए गए सिद्धांतों के हिसाब से नक्सलवाद जहर की तरह देश भर में फैला। कुछ सालों बाद मांग उठने लगी कि कम्युनिस्टों की एक पार्टी होनी चाहिए जो गरीबों और सताए गए लोगों की बात रखे। इसके बाद साल 2004 में पीपुल्स वार और MCCI ने एक साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। इस खबर ने सरकारों की चिंता और बढ़ा दी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिन दो संगठनों ने मिलकर ये राजनीतिक पार्टियां बनाई थी, उन्हें अमेरिका ने अपनी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। से छुटकारा मिल सकता है। इतना ही नहीं, फ्रॉड लिंक वाले मैसेज से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्पैम कॉल से निजात दिलाएगा। इसके तहत कई कंपनियों के साथ ट्रायल पूरा हो गया है। आपको वक्त बेवक्त अनचाहे कॉल्स आते हैं, जिसमें अनचाहे लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स या अन्य प्रकार के ऑफर मिलते हैं। इससे आपको खीज आती है, चिल्लाहट होती है। तो अब आपको अनावश्यक रूप से आने वाले कॉल से छुटकारा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब आने वाली 1 मई से अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सकता है। दूरसंचार विभाग इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। अब विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्पैम कॉल से निजात दिलाएगा। इसके साथ ही फ्रॉड लिंक वाले मैसेज से भी छुटकारा मिलेगा। अब विभाग द्वारा AI की मदद से स्पैम कॉल पर लगाम की तैयारी की गई है। इसके तहत कई कंपनियों के साथ ट्रायल पूरा हो गया है। अनचाही कॉल्स से छुटकारा दिलाने के लिए TRAI ने AI से लेंस फिल्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।